So goodwill is a good name of or the reputation of the business which is earned by a firm through the hard work and honesty of its. So basically, in short, if you'd like to understand, so goodwill is the combination of two words. This is your goodwill. So goodwill is the combination of two words, that is good plus will. Now, what do you mean by the term goodwill? So good means, we all know that good means good. Will means fame or reputation over the market. When a businessman earns a good fame, reputation over the market, and it resultant having a good amount of profit, is called the goodwill of the organization. Now, what are the features of goodwill? So basically, we need to understand the feature of goodwill. So it is an intangible asset. Now, what is an intangible asset? Those assets which can't be seen or touched are called intangible assets. In short, जिसकी physical appearance नहीं होती है, physical existence नहीं होती है, उसको हम intangible assets बोलते हैं. Example, आपके goodwill हो गया, patent हो गया, trademark हो गया, copyright हो गया. These are the similar kind of intangible assets example. Second point is it doesn't have an existence separate from that of an enterprise. Now what does it mean? Just take an example. हम कोई business purchase करना चाहते हैं. हम कोई business purchase करना चाहते हैं. Let's take an example. मैं छोटा सा example ले लेता हूँ यहाँ. जैसे मान लो कि हम we are A and we want to buy the business of B. B के पास जो total assets है, जो total asset है से 100 करोड़ का है और जो total liabilities है सपोज 40 करोड़ का है. तो इसका मतलब इसका वर्थ कितना है, नेट वर्थ कितना है? तो नेट वर्थ इज द डिफरेंस, दैट इज 60 करोड़. और सपोज ये 60 करोड़ के लिए हमसे 70 करोड़ मांग रहा है, तो वी आर मेकिंग द एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 10 करोड़. दिस इज कॉल्ड गुडविल. बट यहाँ पॉइंट क्या है, इसका कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता है. जब भी आप बिजनेस सेल करते हो तो वेन एवर यू चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट अदर देन योर नेट वर्थ, सो दैट इज कॉल्ड द गुडविल. तो जब भी आप बिजनेस की बात करते हो, जब भी बिजनेस के सेल की या किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हो, तो ये उसके साथ ही अटैच होता है, इसकी कोई सेपरेट वैल्यू नहीं होती है. नेक्स्ट, इट इज अ हेल्पफुल इन हायर अर्निंग प्रॉफिट. डेफिनेटली ये आपको हेल्प करता है टू अर्न गुड एंड गुड प्रॉफिट. क्योंकि किसी चीज को आप एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचते हो, क्यों बेचते हो? क्योंकि उसकी रेपुटेशन ओवर द मार्केट है. आप बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जांपल कर लो. गुडविल के लिए तो मैं 100 प्रोडक्ट हम लोग बात कर सकते हैं. जैसे आप एप्पल का कोई भी डिवाइस लेते हो, तो आपको पता है कि एप्पल का जो डिवाइस है दैट इज ओवर प्राइस्ड, लेकिन फिर भी पीपल आर विलिंग टू बाय दैट. व्हाई? बिकॉज उसके जो ब्रांड वैल्यू है दैट इज अनबीटेबल. उसकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ही अच्छी है. तो दैट इज द लॉजिक एंड दैट्स द रीजन ऑल्सो कि आप उसको करते हो. तो बेसिकली एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो एप्पल अर्न्स एन हायर प्रॉफिट. एप्पल कितना करता है? बहुत ज्यादा हायर प्रॉफिट करता है. किसी भी चीजों का आप एग्जांपल ले लो, एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, तो दे आर हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन ओवर द मार्केट. ये किसी भी एग्जांपल में हो सकता है. नॉट, मैंने जैसे गैजेट्स के बारे में बात करा है, इसके अपार्ट में आप किसी में भी एग्जांपल ले सकते हैं. नेक्स्ट है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. डेफिनेटली इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि कस्टमर, आप देखो कि एप्पल की इतने ज्यादा प्राइस है, फिर भी ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर को. जो उसका डिवाइस होता है, जो उसकी ब्रांडिंग होती है, वो आपको क्या करता है? हर टाइम अट्रैक्ट करता है. तो ये आपका रेगुलर बिजनेस जो है, रेगुलर कस्टमर जो है आपके बने रहते हैं. एंड जो भी एप्पल डिवाइस करता है वो नेक्स्ट टाइम भी एप्पल खरीदेगा. जो सैमसंग यूज करेगा वो नेक्स्ट टाइम भी ट्राई टू गेट द सैमसंग ऑल्सो. तो ये आपके बेसिकली बिजनेस को कंटिन्यू रखता है और आपको अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट टाइम ऑल्सो दे विल मेक सर्टेन चेंजेस और आप फिर से उसकी डिवाइस को परचेज करना चाहते हो. नेक्स्ट कंडीशन, इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर. ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करता है. जैसे आपके फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, ब्रांड्स होना चाहिए, ये सब आपके फेवरेबल कंडीशन है. जैसे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका लोकेशनल एडवांटेज होना चाहिए. लोकेशनल एडवांटेज इज द बिगेस्ट बिगेस्ट एडवांटेज सो फार एज द गुडविल इज कंसर्न. जस्ट टेक एन एग्जांपल, कहीं भी आपने अपना एक स्टोर खोला या आपका बिजनेस है वो सेंट्रली लोकेटेड है, तो आपके कस्टमर्स के लिए बहुत ईजी होगा उसको एक्सेस करना. दैट्स द रीजन आपने देखा होगा कि जो बेसिकली बिजनेस एरियाज होते हैं वहां के जो रेंटल वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं. वो आप किसी जगह से जाए तो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं. तो ये जो सबसे पहला बेनिफिट है वो लोकेशनल एडवांटेज होना चाहिए. ये मोर और लेस सेंट्रली लोकेटेड हो तो बहुत अच्छा रहता है, या ऐसा जहां उस टाइप के बिजनेस होते हैं. नेक्स्ट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. आपके फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो
दीज आर द मार्केट आपकी रेपुटेशन होनी चाहिए, तो ये आपकी एग्जिस्टेंस इस हिसाब से बनती है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल का जो है वो आप सब्जेक्टिव है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो सब्जेक्टिव होता है, वो चेंज होता रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। कभी हमारी जो वैल्यू होती है वो कभी बढ़ जाती है, कभी वैल्यू हमारी कम हो जाती है, इट डिपेंड्स। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करा और वो प्रोडक्ट मार्केट में सुपर हिट हो गई, मतलब जो पहले वाला प्रोडक्ट था उससे ज्यादा हिट हो गई, तो डेफिनेटली आपकी जो मार्केट रेपुटेशन होगी वो पहले से ज्यादा बढ़ गई। व्हाई? बिकॉज इट इज समवेयर कनेक्टेड विथ योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट कनेक्टेड होता है टर्नओवर से। तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले, पहले जो आपने लॉन्च करा था उसके मुकाबले जो नया प्रोडक्ट है आपका, वो ज्यादा लोगों ने टर्नओवर, ज्यादा लोगों ने खरीदा है, तो इससे आपका टर्नओवर बढ़ गया, और टर्नओवर से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन बढ़ गई। या इसका उल्टा भी हो सकता है, तो हमारी गुडविल कम भी हो सकती है। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएशन, ये मैंने आपको समझा दिया कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती, फ्लक्चुएट होती रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशन, कभी हमारी प्रॉफिट बढ़ गई, कभी हमारा टर्नओवर बढ़ गया, कभी हमारा कम हो गया, तो हमारे प्रॉफिट पे वो इफेक्ट करता है, कभी प्रॉफिट बढ़ गया, कभी कम हो गया, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। नेक्स्ट, जो इसका सबसे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल है, वो है सबसे ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो वो एफिशिएंट मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल सो फार एज द गुडविल इज कंसर्न। आप किसी भी प्रोडक्ट में आप देखोगे कि आपके मैटर यूं सॉल्व हो जाते हैं, तो आप इसलिए खरीदना चाहते हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने स्टार्ट करा एप्पल का, आप देखो एप्पल के डिवाइस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप उसके सर्विस सेंटर को विजिट करते हैं, तो आप देखोगे कि वो बहुत ही रिलायबल तरीके से और बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। तो ये इफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। आपको ज्यादा चक्कर नहीं काटने की जरूरत है, आप गए और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड हो गया और आप अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वापस आ गए। तो डेफिनेटली आपकी जो गुडविल, मतलब जो एप्पल की गुडविल आपके नजरों में है वो बढ़ गई। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट इज द प्लेज अ वाइटल रोल सो फार एज द गुडविल इज कंसर्न। नाउ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो भी अनबीटेबल होना चाहिए, जो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके आप गुडविल बहुत ज्यादा कर पाएंगे। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने फीचर्स में भी लोकेशन ऑफ बिजनेस डिस्कस किया था, तो ये कन्वीनियंट होना चाहिए, परमानेंट प्लेस होना चाहिए, प्रॉब्ली सेंट्रली लोकेटेड हो, तो जहां से कस्टमर बहुत दूर दूर से या उनके लिए कन्वीनियंट हो, दूर से आना ना पड़े, वो सेंट्रली लोकेटेड हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट था, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था, एंड थर्ड जो है लोकेशन ऑफ बिजनेस है। ये मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसके फैक्टर्स ऑफ गुडविल के लिए होते हैं। कुछ और है, जैसे द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, जैसे बिजनेस कितने सालों से है। आप कभी कभी किसी बिजनेस को देखेंगे तो वो उसमें लिखा रहता है सिंस 1879, तो आपके मन में उसके लिए गुडविल ऑटोमेटिकली बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि 1879, वी आर रनिंग इन द ईयर 2022, और आप देखेंगे कि 1879 से वो बिजनेस चल रहा है, तो आप सोचो कि कितना अच्छा बिजनेस इन्होंने करा होगा, क्योंकि बिना कस्टमर्स के कोई भी बिजनेस सर्वाइव तो कर ही नहीं सकता। इसका मतलब दे आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स। तो दैट इज द रीजन, ये जो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस है, ये जैसे जैसे ओल्डर होता रहता है, आपकी इसके ऊपर जो रिलायबिलिटी है, जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो आपके ऊपर बढ़ता रहता है। एंड यही रीजंस हैं कि उनकी गुडविल रेपुटेशन मार्केट में बढ़ती रहती है। गुडविल का एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा डेफिनेशन भी होता है, इसी से कनेक्ट करता हूं आपके लिए। व्हेन द ओल्ड कस्टमर विजिट द ओल्ड प्लेसेस रिपीटेडली इज कॉल्ड द गुडविल। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप बाहर लंच या डिनर के लिए कभी जाते से मंथ में आप 2 बार जाते हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उस 2 बार में से आप एक बार एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को विजिट करते हो, तो वो उस रेस्टोरेंट के लिए क्या हो गया? गुडविल हो गया, रेपुटेशन हो गया। तो ये रेपुटेशन क्या करता है? आपको अट्रैक्ट करता है। हो सकता है उसका खाना आपको अच्छा लगे, हो सकता है उसकी एम्बियंस अच्छा लगे, तो ये उसके बेसिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरह से, और उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का वो गुडविल रेपुटेशन हो गया। और यही रेस्टोरेंट आप देखोगे आपके हर शहर में, आप देखोगे कि कोई रेस्टोरेंट 200 साल से चल रहा है, कोई 150 साल से चल रहा है, हो सकता है दे हैव स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल स्केल, अब उनका बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो ये लॉन्गेविटी को भी करता है, और जब कस्टमर को बेसिकली अट्रैक्ट करता है बार बार, तो वो उसके प्रॉफिट को भी बढ़ा देता है, एंड इट रिजल्टेंट आपकी गुडविल बढ़ जाती है। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स हैं। कुछ चीजें जो होती है मोनोपोलिस्टिक होती है, जो उसके अलावे कोई नहीं कर सकता। जैसे आज के टाइम में आप बहुत सारे डिवाइसेस हैं
जो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे चलती है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक एंड्रॉइड हो गया, एक आईओएस हो गया। तो आईओएस जो होता हो गया वो बिल्कुल ही अलग हो गया, फिर उसके जो कस्टमर हैं वो बिल्कुल अलग हो गया, एंड्रॉइड के जो कस्टमर है वो बिल्कुल अलग हो गए। तो दोनों अपने अपने फील्ड में एक मोनोपोलिस्टिक तरीका रखते हैं। आईओएस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और एंड्रॉइड भी है, तो दोनों के लिए अच्छे अच्छे मार्केट और एक कस्टमर का पर्टिकुलर उनके पास एक बेस है। तो ये हो गया मोनोपोलिस्टिक। अदर फैक्टर जो हो सकते हैं, ये भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपके रिलेशन अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं आपके। गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो बहुत सारे पैरामीटर्स पे है कि आप बिजनेस लगाते हो तो आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो भी आपके पास जो चीज चाहिए वो उसकी फैसिलिटी है कि नहीं है। प्लस टैक्स में थोड़ा सा वो जो भी स्टेट है या जो भी गवर्नमेंट है वो थोड़ा टैक्स में आपको रियायत देती है, इनिशियली थोड़ा सा कंसेशन देती है, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा अट्रैक्ट होता है। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब कोई ज्यादा स्ट्राइक स्ट्राइक ना चलता रहे और पॉलिटिकल स्मूथली बिजनेस चलता रहे। तो दीज आर द पॉइंट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट आप बार बार करते रहते हो। आपने देखा होगा कोई भी ब्रांड जब होता है तो पहले से जो दूसरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो इनोवेटिव ज्यादा होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट सपोज आपका इनोवेटिव है तो जो सेकंड प्रोडक्ट होगा, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो उससे ज्यादा इनोवेटिव होगा तभी जाके। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जो होता है, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कंटिन्यूस फैक्टर है जो चलता रहता है। आपकी एडवर्टीजमेंट जो होनी चाहिए वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। मुझे एक एडवर्टीजमेंट याद आता है, एप्पल का एडवर्टीजमेंट मेरे ख्याल से 5-6 ईयर्स पहले आता था, और वो बहुत ही इस तरह का था कि आप नहीं भी खरीदना चाहो फिर भी आपको अट्रैक्ट करता था कि आप खरीदो। उसमें ऐसे बोलते थे, इफ यू डोंट हैव एन आईफोन, यू डोंट हैव एन आईफोन। तो सी द रेपुटेशन, सी द अट्रैक्शन। वो बोल रहे हैं कि आपके पास फोन है, लेकिन इफ यू डोंट हैव एन आईफोन, यू डोंट हैव एन आईफोन। तो दीज आर द वेज, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एप्पल की लेनी चाहिए, लेकिन दीज आर द वेज हाउ अ प्रोडक्ट कैन अट्रैक्ट योरसेल्फ, कि मतलब आपके पास सब कुछ है बट इफ यू डोंट हैव एन आईफोन, यू डोंट हैव एन आईफोन। तो ये इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए एक की टूल्स होता है। नाउ, ये हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते क्यों हैं? ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं? ये बहुत सिंपल सा कंडीशन है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम करते हैं, ये रीजन आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो आप देख सकते हैं, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। ये क्यों करते हैं? जब भी कोई चेंजेस आते हैं तब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। जैसे आपने देखा, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर चेंज होता है तो आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो ही गेट्स टू राइट्स, राइट टू शेयर इन एसेट्स एंड राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो राइट टू शेयर इन एसेट्स के लिए तो कैपिटल लेके आएगा, लेकिन राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए वो अपना गुडविल लेके आएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट अपने शेयर के अकॉर्डिंगली गुडविल लेके आएगा। तो उस टाइम में भी फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत होती है। सिमिलरली जब वो रिटायर करेगा या कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में भी हमारी को गुडविल कैलकुलेशन की जरूरत होगी। जब हम दो फर्म को एमलगमेट करते हैं, एमलगमेशन होता है, जब दो छोटी छोटी कंपनीज पार्टनरशिप के या बड़ी कंपनी मिलके मर्ज होके एक कंपनी बन जाती है, तो उस कंडीशन में भी अलग अलग कंपनी का आपको गुडविल डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद गुडविल की सबसे ज्यादा कैलकुलेशन कब होती है? जब हम गुडविल को उस टाइम कैलकुलेट करते हैं जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या तो खरीद बेच दिया हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने खरीद लिया हो। तो उस कंडीशन में व्हेन यू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट अदर देन द नेट वर्थ, तो उस कंडीशन में आपको ये गुडविल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब आपकी एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड एज अ कंपनी, तो उस कंडीशन में भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो दीज आर द 6 कंडीशंस। और भी कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन दीज आर द मेन 6 कंडीशन जो गुडविल के लिए हम वैल्यू के लिए करते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। जैसे पहले मैं गुडविल की बात करता हूं, दो तरह के गुडविल होते हैं। एक पहला होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज अ परचेज गुडविल? बहुत सिंपल सा है। परचेज गुडविल मींस गुडविल इन व्हिच कंसिडरेशन हैज बीन पेड व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस परचेज कंसिडरेशन ऑफ द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब वही नेट वर्थ होता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मान लो कि ए बी के बिजनेस को खरीदना चाहता है। अगेन रिपीट, ए
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और हम बी के वाले बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनको हम मर्ज करना, उनको खरीदना चाहते हैं एक्चुअली। तो हम सबसे पहले क्या देंगे, हम देखेंगे कि उनका जो टोटल एसेट्स है वो कितने का है। तो हमने देखा कि टोटल एसेट वाज 100 करोड़ और टोटल लायबिलिटीज कितने की है, तो दैट वाज 60 करोड़। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, दैट वाज 40 करोड़। तो ये 40 करोड़ उनका नेटवर्थ है, क्योंकि किसी रनिंग बिजनेस को जब आप खरीदेंगे तो ऑनवर्ड्स जो एसेट्स हैं वो आपको बिलोंग करेंगे और लायबिलिटीज भी आपको बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब आप किसके लिए पे करते हो, आप नेटवर्थ के लिए पे करते हो। तो आपका टोटल एसेट्स वाज 100 करोड़ एंड टोटल लायबिलिटीज वाज 40 करोड़। तो आप किसके लिए पे करते हो, उसके डिफरेंस के लिए, दैट इज 40 करोड़ के लिए पे करते हो। लेकिन सपोज उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल बहुत अच्छी मार्केट में है एंड ही इज आस्किंग फॉर 50 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गुडविल। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप क्यों पे करोगे इसको। नाउ द क्वेश्चन इज, आप सिंपल सोचो, एक पेन खरीदने के लिए जाते हैं, 10 रुपए के पेन आपको 12 रुपए में ऑफर करी जाए तो हम नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हमारे को पता होता है कि इस पेन की कीमत सिर्फ 10 रुपीज की ही हो सकती है। इसलिए हम खरीद रहे हैं बिजनेस को, 40 करोड़ के बिजनेस को 50 करोड़ में इसलिए खरीद रहे हैं कि हमें पता है कि हम थोड़े टाइम के बाद, मे बी इन 2 ईयर्स, मे बी 3 ईयर्स, हम इसके प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे एंड प्रॉफिट में विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ गुडविल बैक। तो दैट्स द लॉजिक। और इसका ध्यान रखिएगा, परचेज गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड। ये परचेज गुडविल कब हो सकता है, जब ये आप बिजनेस और ब्रांड्स को कोई खरीद लो आप। सेकेंड, जब इसके ऊपर कंसिडरेशन पे करो और इफ इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये बैलेंस शीट में दिखा सकते हो आप। इट इज एमोटाइज्ड, इसको डेप्रिशिएट भी कर सकते हो। एक्चुअली एमोटाइज्ड इसको वर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, आई मीन फिक्स एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉन करंट एसेट्स का डिवीजन हो गया फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स की फिजिकल अपीयरेंस होती है, इसलिए हम उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं, जब उसकी वैल्यू डिटोरिएट करती है। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब भी डिटोरिएट करती है तो उसका सिंस फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, इसलिए हम उसको डिटोरिएट नहीं बोल सकते, मतलब डेप्रिशिएशन नहीं बोल सकते, आप उसको एमोटाइज बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट राइट ऑफ। तो बेसिकली इसलिए मैंने यहाँ डेप्रिशिएशन तो डाला है, लेकिन ये एक्चुअल जो वर्ड होगा वो एमोटाइज हो सकता है या राइट ऑफ हो सकता है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ये देखिए मैंने डाला है, वैल्यू इज सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। इट डिपेंड्स। जैसे मैंने कहा कि मैं ए हूं और मैंने बी का बिजनेस खरीदा और बी इज लुकिंग फॉर 50 करोड़ और वो मुझे कितनी की वैल्यूएशन ट्रांसफर कर रहा है, 40 करोड़ की। तो नाउ इट डिपेंड्स, आई एम द बायर एंड ही इज द सेलर। तो हम आपस में निगोशिएट कर सकते हैं। मे बी 10 करोड़ जो मुझे एक्स्ट्रा देना है वो हो सकता है कि मैं उसमें 5, 6, 7 वट एवर, इट इज म्यूचुअल नेगोशिएशन बिटवीन अस, तो वो हम कर सकते हैं। ये इसलिए एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो बेसिकली आप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरेंट गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, इट इज कॉल्ड इनहेरेंट गुडविल। It is an internally generated goodwill which arises from a number of factors that are running a business possesses due to which it able to earn more profit in the future. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या हो सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको पता चल गया कि इट इज एन इनहेरेंट गुडविल। जैसे बिजनेस, आपने देखा होगा किसी की एंसेस्ट्रल बिजनेस चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन वो चल रही है, तो बेसिकली उस कंडीशन में ये बोल सकते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये इंटरनली, इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट, इसका जो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं, ये जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। सेकंड इज अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। अगेन, वैल्यू ऑफ डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दिस इज द मेजर कंडीशन। मैंने आपको क्या बोला था वहां कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हो सिंस यू आर मेकिंग द पेमेंट फॉर द सेम। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एज पर द 26 आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हो, राइट। सो दीज आर द टू कंडीशन। एज पर द 20 एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हो एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हो। मेथड्स ऑफ गुडविल, देखिए मेन जो इसके मेथड्स होते हैं वो 3 मेथड होते हैं और इट डिपेंड्स। तो पहला जो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड।
मैंने डिपेंड्स इसलिए कहा क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आप एवरेज प्रॉफिट से करोगे, इट इज म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द सेलर एंड बायर, तो आप एवरेज प्रॉफिट के थ्रू जाना चाहोगे सुपर या कैपिटलाइजेशन में, इट डिपेंड्स। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड में मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझाने वाला हूं। एवरेज प्रॉफिट कैन बी अगेन क्लासिफाइड एज टू कैटेगरीज, एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज वी कैन कॉल इट प्रिसाइजली, और दूसरा हो सकता है वेटेड एवरेज। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बड़ा सिंपल सा होता है, इसमें आपको कुछ स्टेप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आप ध्यान से जो मैं स्टेप्स बताऊंगा, यहाँ लिखा भी हुआ है लेकिन मैं आपको स्टेप जो बताता हूँ उसको लिख लीजिएगा कहीं। पहला स्टेप होता है फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो जब भी आप टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपने टोटल प्रॉफिट को सम अप करा, लेकिन टोटल प्रॉफिट जब भी मैं बोलता हूं इसका मतलब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। मैं आगे आपको बताऊंगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन यू द नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट में, तो वो कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसका देखिए स्टेप्स क्या क्या हो सकता है। पहला, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली। सेकेंड स्टेप, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एंड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्यों कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को समझने के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि आप कितने साल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एडिशनल अमाउंट आपने गुडविल के लिए पे करा है, इन हाउ मेनी ईयर्स यू विल गेट दैट वैल्यू इन फ्यूचर। तो ये नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स वेरी करता है, 2 ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन 3 to 5 ईयर्स नॉर्मली ये वेरी करता है। नाउ हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। मैंने जैसे लिखा है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट, सिंस आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन होता है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आइटम्स टू बी एडेड और आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड के लिए मैंने एक सिंप्लीफाई वर्जन बताया आपको, एक शॉर्टकट बताया है कि कैन विथ एक्स्ट्रा एन शुड बी एडेड, डैम विथ एक्स्ट्रा एन शुड बी सब्ट्रैक्टेड। नाउ व्हाट इज द सी, कैन में सी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो दैट्स नीड टू बी एडेड। मैं समझा भी देता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए रिपेयर्स ऑफ कार है और उसको आपने कार्स की, मोटर व्हीकल के अकाउंट में कंसीडर कर लिया है, सो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया है। तो दिस वाज द मिस्टेक। तो इसको नलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको एड बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अबनॉर्मल लॉस। जो भी अबनॉर्मल लॉस होता है, अब अबनॉर्मल लॉस आपको पता ही होगा, जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर होता है, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। तो लॉस गिवन है तो आपको एड बैक करना होता है, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो सिंस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हमें इसको एड बैक करके हटाना होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज द रूटीन प्रॉफिट, ये तो रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है एन फॉर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो रूटीन एक्सपेंसेस नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, जिसकी अकरेंस बहुत रेयर होती है, उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है ना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, आपको पता है फाइनल अकाउंट्स आपने करा होगा, तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और वहां इफ देयर इज एन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट, तो आपका नेट प्रॉफिट भी उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू करेक्ट इट, आप इसको एड बैक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है मेरा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब आप उसको कम दिखाएंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, बिकॉज आप क्रेडिट साइड इनकम साइड मानते हो और डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर मानते हो इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपने ओवर वैल्यूएशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वहां दिखाया है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया वहां। तो जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो कंपैरेटिवली ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, और जब आप इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। तो इन ऑर्डर टू नलिफाई द इफेक्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है, उसको एड बैक करके उसको करेक्ट करना पड़ेगा। नाउ आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें डैम आपको सब्ट्रैक्ट करना विद एक्स्ट्रा एन। नाउ डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, आपको पता है डेप्रिसिएशन विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, तो ये तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा।
अब नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि मैंने क्या बताया नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ मेरा टैगलाइन क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो सो देयर इज नो प्लेस ऑफ अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो अबनॉर्मल लॉस को ऐड करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हम जब नेट प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो उसमें से हमने इसको डिडक्ट कर दिया था, तो इन ऑर्डर टू रिवर्स बैक हम इसको ऐड बैक करके रिवर्स कर लेते हैं। सिंपली जब भी हमने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा तो उसमें हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर लिया होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। सो दैट्स द लॉजिक, इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। M stand for maintainable expenses, which includes insurance, remuneration paid, and management expenses paid to the management expenses paid, remuneration paid to the maybe the owner, proprietor, or the staff. N stand for normal loss. N stand for non-recurring income. वही same चीज, non-recurring expenses का उल्टा, non-recurring income. The income which is not on a regular basis. Non-recurring का मतलब है जो regular basis पे occur नहीं होता, incur नहीं होता, उसको हम non-recurring income बोलते हैं। जैसे profit on sale of assets, income received from investment या interest received from investment, तो ये आपके लिए non-recurring income होगा। अब देखो कि मैंने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मैंने आपको समझाया कि ये आपके प्रॉफिट को कम करता है, दैट इज द रीजन व्हाई इट शुड बी एडेड। इसका उल्टा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जब होगा तो ये आपके प्रॉफिट को क्या होगा बढ़ाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको नलिफाई करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए दिस अमाउंट नीड टू बी एडेड। यहाँ देखो दिस इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ प्लस किया, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आप माइनस कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपने प्लस करा तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर देंगे। तो कभी भी ये इंफॉर्मेशन आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में हो तो आपको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कंसीडर करने की जरूरत है। नेट प्रॉफिट गिवन हो और आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो तो इसको ऐड करना चाहिए, और जो भी मैंने सब्ट्रैक्ट की लिस्ट दी है उसको सब्ट्रैक्ट भी करने की जरूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपको सिंपल एवरेज से निकालना है। इसमें गिवन है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स कितना दिया हुआ है 3 इयर्स का दिया हुआ है, और आपके पास 4 इयर्स के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, समझते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको तरीका बताया था, इसमें आपको टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब ये 4 साल के प्रॉफिट को कंसिडर कर लीजिए। तो आपके पास 2016 में यू हैड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, 17 में यू हैड अ प्रॉफिट ऑफ 18,000, 19 में आपके पास 16,000 का प्रॉफिट है, सॉरी 18 में 16,000 का प्रॉफिट है और 19 में आपके पास 14,000 का प्रॉफिट है। 12 प्लस 18 30 46 60, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 60,000 की आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गई। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। So in order to ascertain the average profit, the formula is total profit upon number of years. Formula क्या है, total profit upon number of years. Number of years. तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 60,000 का टोटल प्रॉफिट आ गया, एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4, so that should be 15,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। आपने देखा कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है 3 इयर्स का दिया हुआ है। तो दिस 15,000 वाला एवरेज प्रॉफिट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 3, तो आपका 45,000 का फर्म का गुडविल आ गया। टोटल प्रॉफिट निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल हमने कर लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट। तो बेसिकली ये वेटेड एवरेज वाला है। वेटेड एवरेज में आपके पास जैसे वेट्स गिवन होता है, तो वेट्स जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया हुआ है कि 2011, 12, 13, 14 गिवन है आपके पास, तो आप स्टार्टिंग ईयर से लोगे। तो जैसे 2011 है तो उसको 1 ले लोगे, 12 में 2 ले लोगे, 13 में 3 ले लोगे, एंड 14 में 4 ले लोगे। आपको खुद से कंसिडर नहीं करना, ये इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन योर क्वेश्चंस। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा। तो वेटेड एवरेज के लिए टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स कर लिया हमने, और गुडविल के लिए हमने वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज करके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज करके हमने गुडविल निकाल लिया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखिए ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो कि आपके पास 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है और हर ईयर्स का वेट्स भी गिवन है। जैसे दे हैव गिवन यू द प्रॉफिट स्टार्ट फ्रॉम द 2014 टिल 2018। 14 से उन्होंने स्टार्ट किया, 14 के प्रॉफिट को 1, 15 को 2, 16 को 3, 17 को 4 एंड 18 को 5 उन्होंने माना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा देखते हैं कैसे। इसके लिए थोड़ा सा एक आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। लेट्स डू द कैलकुलेशन। पहले कॉलम को आप ईयर लेने वाले हो, दूसरे कॉलम को प्रॉफिट जो आपके पास गिवन है वो, आपके पास वेट्स भी गिवन है। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 आपके पास गिवन है, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, और लास्ट वाले कॉलम डी को जहां से मुझे टोटल प्रोडक्ट मिलेगा इसको बी इंटू सी कर दिया। नाउ स्टार्ट फ्रॉम 2014 का प्रॉफिट। 14 में वी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 और इसका वेट 1 दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। 2015 में हमारे पास प्रॉफिट है 24,000 का और इसका वेट 2 दिया हुआ है। 2016 में हमारे पास प्रॉफिट 30,000 का गिवन है और इसका वेट 3 दिया हुआ है। 2017 ये हमारा 4th ईयर है और हमारे पास प्रॉफिट 25,000 का दिया हुआ है। एंड द लास्ट ईयर 2018, इसमें हमारे पास 18,000 का प्रॉफिट है और रिस्पेक्टिवली ये 4th ईयर के लिए और 5th ईयर्स के लिए, मतलब लास्ट ईयर के लिए दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस शुड बी 20,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 48,000 is the total product of the second year, 90,000 for the third year, 1 lakh for the 4th year, and 18 into 5 will give you 90,000 for the last year. तो यहाँ से आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसको आप सम अप कर लेंगे तो ये आपका टोटल वेट्स होगा। देखो वेट्स तो है ही, इसको सम अप कर लीजिए, तो 3, 6, 10, 15, तो ये आपका टोटल वेट्स आ गया। इसको टोटल कर लेते हैं, तो 190 plus 90 will give you 280, 280 plus 20 will give you 3,48,000। तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट भी आ गया और टोटल वेट्स भी आ गया। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालने का, द फॉर्मूला इज टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो है वो 3,48,000 का टोटल प्रोडक्ट है एंड टोटल वेट्स हमने कितना कैलकुलेट कर लिया था? 15 कैलकुलेट कर लिया था। बस सॉल्व करेंगे, आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 2 जा, तो आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ गया 23,200। और इसमें कितने ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है? 3 ईयर्स मेंशन है। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या होने वाला है? फॉर्मूला होने वाला है एवरेज वेटेड प्रॉफिट जो हमारा 23,200 निकल गया है इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 3 ईयर्स है। तो आप इसको सिंपली डायरेक्टली कर लीजिए, 23,200 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो दैट शुड बी 69,600। ये आपका गुडविल आ गया फ्रॉम द एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो हमने यहां से टोटल प्रोडक्ट निकाल लिया, टोटल वेट्स निकाल लिया, इन दोनों के हेल्प से हमने एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकाल दी एंड फाइनली हमने गुडविल भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको पता है ये सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का मतलब यहाँ क्या है? सुपर प्रॉफिट है एनी एक्सेस प्रॉफिट, any excess average profit over the normal profit is called the super profit. Any excess profit, any excess average profit over the normal profit is called the super profit. Just take an example, दो ऑर्गेनाइजेशन का हम कंपैरिजन करें, मान लीजिए एक एबीसी है और दूसरा है सपोज पीक्यूआर, दोनों सेम नेचर में करते हैं, सारे पैरामीटर सेम है, कंपैरिजन के लिए सारे पैरामीटर सेम है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम है, सब कुछ है सेम है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस है और सेम टाइप का सब कुछ है, मतलब स्टाफ की स्ट्रेंथ एवरीथिंग वुड बी सेम। और दे हैव इन्वेस्टेड, एबीसी ने इन्वेस्ट करा है सपोज 5,000 करोड़ एंड पीक्यूआर ने इन्वेस्ट करा है सपोज 5,000 करोड़। और इस टाइप के बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो सपोज 15% का होता है। एबीसी 15% के अकॉर्डिंगली 750 करोड़ हर साल कमाता है, लेकिन पीक्यूआर ऑन एन एवरेज वो 800 करोड़ कमाता है। तो ये जो 800 करोड़ जो
उसका एवरेज अर्निंग है वो उसके नॉर्मल प्रॉफिट को एक्सीड करता है, जो कि 750 करोड़ होने चाहिए। तो ये जो एक्सेस 50 करोड़ है, दिस इज कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट। तो जो भी आप एक्सेस करते हैं एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। यहां मैंने दिया हुआ है कि इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू द एवरेज अर्न प्रॉफिट बाय अदर फर्म। तो इसके ऊपर कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल सा कंडीशन है। कैलकुलेशन के लिए आप देखोगे कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इसमें तो डायरेक्टली मैंने उल्टा स्टार्ट किया, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। फिर मैंने समझाया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। सो दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला दिया। तो हम इस तरह से चलते हैं इसको। एक तो सीधा ये वाला तरीका हो गया कि डायरेक्टली हमें, क्योंकि सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो डायरेक्टली आपको गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज होगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करें तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड, सुपर प्रॉफिट जब निकालेंगे दैट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच बोलते हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच बोलते हैं। तो एसेट साइड अप्रोच के लिए नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लायबिलिटी साइड अप्रोच से टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व्स, जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व और भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो फ्री रिजर्व है, जो अनक्लेम्ड है, उसी को कंसिडर करने की जरूरत है। माइनस फिक्टिशियस एसेट, इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विल कम टू नो अबाउट द गुडविल। एक इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ firm is 36,000 per year. Average capital employed in the business of the firm is 2 lakh. The normal rate of return from capital invested in this class of business is 10%. Remuneration of the partner is estimated to be 6,000 per year. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit. तो देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है 36,000 का, लेकिन साथ के साथ आप देखें तो ये आपके पास 6,000 का रेम्यूनरेशन भी है। आपको याद होगा जब मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने डैम में एम में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेम्यूनरेशन पेड टू द स्टाफ ये बताया था, दैट इज कॉल्ड हेडिंग द मेंटेनेबल एक्सपेंसेस था। तो इसमें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एवरेज नेट प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। आप एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो इसमें 36,000 का एवरेज प्रॉफिट है माइनस दिस 6,000, तो आपके पास नेट एवरेज प्रॉफिट कितने का आ गया? 30,000 का, ये आपका वैल्यू आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सेकंड स्टेप होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके लिए फॉर्मूला वही है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड ऑल्सो। तो यहाँ हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 2 लाख का दिया हुआ है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो 2 लाख का 10%, so that should be how much? 20,000. अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था? 30,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना कर लिया? 20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 वी आर अर्निंग एक्स्ट्रा। अब गुडविल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आप देखो कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स का दिया हुआ है। तो 20,000 का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2, सो दैट शुड बी हाउ मच? 40,000। तो आपके फर्म का ये 40,000 सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपने गुडविल कैलकुलेट कर दिया। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको इसमें क्या क्या कंसीडर करने हैं। जैसे ऑल एसेट्स की मैं बात करूं तो ये गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको इसमें
ये कंसीडर जो है वो आपको नहीं करने हैं, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेसिकली द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड इनसाइड द बिजनेस, और द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड आउटसाइड द बिजनेस। तो जब आप सरप्लस फंड को अपने बिजनेस में ही लगा लेते हैं तो उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और जब बाहर आप कहीं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली मैंने एक पॉइंट यहां डाला है कि अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दे आर टेकन एज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास मेंशन ना हो कि आप उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो आप उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लीजिएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर मत करिएगा। तो मैंने यहां बोला है कि ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ये जो मतलब है ऑल एसेट एक्सेप्ट, गुडविल नहीं कंसिडर करना है, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। जब भी इन्वेस्टमेंट डिफाइन ना हो तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। सो कैपिटलाइजेशन मेथड बेसिकली इसके दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होता है। ये कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता, मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा हमें। तो नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, या नहीं तो हम, जैसे मैंने बताया आपको कि या तो एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द गुडविल फॉर calculating by the way of average profit method. This is the capitalization by average profit method. इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन भी लूंगा, पहले एक बार सुपर प्रॉफिट भी आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, एक्चुअली ये मैंने यहां फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड ही समझाया, आपको ऑलरेडी समझा चुका था। तो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वही सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो वी नो हाउ टू कैलकुलेट इट। द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल गिव यू द सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू द कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नाउ तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली मैं 2 टाइप के क्वेश्चन लूंगा, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के ऊपर लूंगा और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के ऊपर लूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझाने के लिए आपके लिए दिया है। ये क्वेश्चन को देखें कि अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। तो आपकी एवरेज प्रॉफिट गिवन है, और ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस इंडस्ट्री इज 15%, और आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज भी गिवन है। तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है। सबसे पहले आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट का, इसके थ्रू से आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट दैट इज 3 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू 20 लाख रुपीस का आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट। तो दिस इज योर कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सिंपली हम जब एसेट साइड या लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करते हैं और आपके पास एसेट साइड लायबिलिटी साइड अप्रोच के लिए वो सारे कंपोनेंट गिवन ना हो, तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स है वो 17 लाख का है और लायबिलिटीज हमारे पास 2 लाख का है। सो दिस शुड बी हाउ मच? 15 लाख का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। गुडविल निकालने के लिए थ्रू दिस मेथड आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो कैपिटलाइज वैल्यू में आपने 20 लाख निकाला है और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जो आपने 15 लाख निकाला है, इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द कैपिटलाइज वैल्यू? कैपिटलाइज वैल्यू हियर इज 20 लाख, ये हमने निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड हियर इज 15 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यही आपके फर्म का गुडविल है। तो क्या आंसर होना चाहिए? ये बी वाला आंसर आपके लिए करेक्ट होना चाहिए। कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए और गुडविल की कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। नेक्स्ट तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, ये सुपर प्रॉफिट के ऊपर लिया है। तो इस कंडीशन में कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 लाख, its average profit is ₹60,000, the normal rate of return in similar type of business is 10%. What is the amount of goodwill
कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 10% गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो देखिए, तो ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। दे हैव गिवन यू द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000। विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हियर द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 lakh, normal rate of return is 10%, so basically 50,000 would be the normal profit of yours. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू कंसीडर, यू नीड टू टेक द डिफरेंस, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 60,000 की है और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 50,000 की है। तो बेसिकली द डिफरेंस इज ऑफ 10,000। ये आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स तो यहाँ मेंशन नहीं होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट दैट इज 10,000 into 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपके पास 10% गिवन है। तो ये 1 लाख रुपीस का आपके पास फर्म की गुडविल आ गई। अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। तो बेसिकली आज जो मैंने बात करी है बच्चों, वो बहुत सिंपल सी बात करी है। आज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी कि गुडविल क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ गुडविल कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज होता है, उसके ऊपर हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया। दूसरा, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस कराया। एंड लास्ट वाला कैपिटलाइजेशन में दो कंडीशंस होते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये इसके ऊपर हमने एक एक क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है जो आपको गुडविल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं सेकंड वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बेस्ट विशेस ऑलवेज, थैंक यू सो मच।